करते हैं, ठीक है। आई थिंक 10 मिनट हो चुके ऑलरेडी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेशन जो हमारा, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, चलो ठीक है। तो अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, बड़ा टॉपिक इन द सेंस अपना आप में एक एक चीज का मीनिंग है। अनडैम्प्ड मीनिंग अपना अलग रखता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो चीज हमें डिस्कस करनी है, फ्री वाइब्रेशन क्या है वो डिस्कस करना है। ठीक है, बट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वाइब्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। मतलब जैसे आप वाइब्रेशन आपने कभी भी सुना होगा, स्कूल में भी कभी भी, तो वाइब्रेशन सुनते ही माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके थॉट क्या आता है? क्या बेसिकली आपके माइंड में एक थिंकिंग जो प्रोड्यूस होता है कि यार वाइब्रेशन है क्या एक्चुअली, हम कैसे उस चीज को समझते हैं, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग एक बार क्लियर हो गई आपकी, तो देन आप आगे इजिली कर सकते हो। क्योंकि देखो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसा तो है नहीं कि आपने फोर्स लगाया कुछ ऐसा चीजें, तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हमें वाइब्रेशन स्टडी करना है, और ये अभी रिसेंटली ऐड किया है, ऑब्वियसली बात है कुछ इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जब भी आप आगे स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाइब्रेशन डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेशन होता क्या है। ठीक है, और वाइब्रेशन कहते हैं किसको है, एंड फिर उसके इफेक्ट्स क्या हैं हमारे सिस्टम में, जो भी हम सिस्टम का एनालिसिस करना चाहते हैं, एंड उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे उसका काउंटर इफेक्ट प्रोड्यूस करके उसको कंपनसेट कर सकते हैं, वो सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार वाइब्रेशन है क्या। ठीक है, वाइब्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, या जो भी हम बोल सकते हैं कि यार रिपीटेड मोशंस। स्कूल में आई थिंक शायद आपने वाइब्रेशन नहीं वर्ड सुना होगा, आपने सुना होगा ऑसिलेशन। बेसिकली ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ही चीज है यार, जहां पे मोशन रिपीट हो रहा है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ इंटरवल, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बेसिकली वाइब्रेशन है या ऑसिलेटरी मोशंस है, या सिंपल ऑसिलेशन हम बोल सकते हैं। स्कूल में हम पढ़ते हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी एक तरीके का ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन इज बेसिकली इटसेल्फ अ वाइब्रेशन। तो ऑसिलेशन में होता क्या है? मोशन का रिपीटेशन। अच्छा, मोशन का रिपीटेशन सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि मोशन क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं कंसीडर करूं ये ब्लॉक है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में, तो ये मूव करते चले जा रहा है, यहां पे मोशन का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। बट अगर इसकी जगह मैं दूसरा एक केस कंसीडर करूं, लेट सपोज ये एक रोप है एंड उसमें एक मास कनेक्टेड है, ठीक है, एंड इसको मैं इनिशियली थोड़ा सा एक डिस्टर्ब करता हूं सिस्टम को, और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपका मास है। इसको यहां पे लाए, यहां पे इतना डिस्टर्बेंस दिया, फिर रिलीज करा, तो उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार ये मोशन को रिपीट करता चले जाएगा, ये मोशन को क्या रिपीट करता चले जाएगा। तो यहां पे मोशन का रिपीटेशन हो रहा है, यहां पे मोशन का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो याद रखना मोशन की नहीं, रिपीटेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं ऑसिलेशन मोशन में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोशन का जहां भी रिपीटेशन हो रहा है वो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन है या ऑसिलेशन है बेसिकली। ठीक है, अब रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, बट किसके अबाउट? एक ये बीच में मीन पोजीशन है, कभी पहले ये इधर गया है फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट मोशन आपका इधर से इधर मूव करता चले जाएगा, तो ये रिपीटेशन है मोशन का। ये चीज आपने स्कूल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, बट हमें क्यों पढ़ना है, ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको समझना है कि यार ये रिपीटेशन ऑफ मोशन का हमें जरूरत पड़ क्यों रहा है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं।
ऑब्वियसली बात है, सिविल में डिस्कस कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्यों ये हमें डिस्कस करना है? क्योंकि जब आप डिजाइन करते हो किसी भी स्ट्रक्चर को एज अ सिस्टम, आपको डिफरेंट लोड्स, डिफरेंट जो इफेक्ट्स उस सिस्टम पे होने वाले उनको कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो वो एक बहुत बेसिक सी चीज है। तो हमने क्या बोला यार, वाइब्रेशन बेसिकली कुछ नहीं है, आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ऑसिलेशन है। क्या है? ऑसिलेशन, ठीक है। क्या है? ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन का हमने मीनिंग क्या बोला अभी जस्ट? रिपीटेशन ऑफ मोशन, रिपीटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। या सिंपली ऐसे मैं लिखूं, मोशन रिपीट्स, मोशन रिपीट्स आफ्टर certain, after certain interval of time, after certain interval of time, ठीक है, करेक्ट। ये चीज तो क्या है कि रिपीटेशन ऑफ मोशन या मोशन रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ये चीज हमें डिस्कस कर। अब ये बेसिक एक ओवरव्यू है कि मोशन रिपीट हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, कौन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये चीज को हमें डिस्कस करना है। अच्छा, प्रैक्टिकल आपने ये ऑब्जर्व किया होगा अपने डेली लाइफ में कि यार वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। लेट्स सपोज आपके घर में जैसे वॉशिंग मशीन है, जब आपकी वॉशिंग मशीन रन कर रही है उस वक्त आप उस वॉशिंग मशीन को अगर टच करोगे तो आपको फील होगा कि वो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। यस और नो? कि आप जब वाइब्रेशन फील कर पाओगे, जब आपके वॉशिंग मशीन रनिंग कंडीशन में आप उसे टच करो, उसकी बॉडी को, आपको फील होगा कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस, ठीक है। एक ये बेसिक चीज। सिंपल हम दूसरा एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ब्रिजेस। आप ब्रिज में एज इट इज खड़े हो, ठीक है, आपके बगल से काफी एक हैवी व्हीकल जा रहा है, कोई कार भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, तो आप फील करते हो कि वो वाइब्रेट करना शुरू हो रहा है, वाइब्रेशन सेटअप हो जाते हैं उस ब्रिज के, ठीक है। ये तो आपने फील किया होगा, है ना, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। तो क्या हो रहा है कि जब कोई एक हैवी व्हीकल, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस, कुछ भी हो, चाहे इवन कार भी क्यों ना हो, तो आप खड़े हो, आपको पता है जब वो व्हीकल उसमें से जा रहा है, वो हैवी व्हीकल, तो कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उस ब्रिज पे। तो क्या यार वो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स की जो स्ट्रेंथ है, क्या उसको कहीं हैम्पर तो नहीं कर रहे हैं? ये चीज को हमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं उन वाइब्रेशंस की वजह से उसका फेलियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो ट्रक या कोई भी हैवी व्हीकल उसके ऊपर से गया है, वो एक एक्सटर्नल लोड है उस ब्रिज के लिए, और उस एक्सटर्नल लोड की वजह से उसमें वाइब्रेशन सेटअप हो चुके हैं। कहीं वो वाइब्रेशंस इतने ज्यादा तो नहीं है कि वो उसका फेलियर हो जाए उस ब्रिज का अपना, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी होती। अच्छा, ये आप देखोगे 1940 50 से पहले ये सब चीजें इतना डिस्कशन नहीं होता था। तो शायद आपने एक चीज कभी पढ़ा हो, टकोमा ब्रिज, इसका नाम सुना है आपने? अगर सुना हो तो प्लीज यस करना। ये टकोमा ब्रिज, यस और नो, ये चीज सुना है कि नहीं सुना है? आप मैसेज में चैट कर लिख सकते हो यस और नो। अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। फिर नहीं सुना सर। टकोमा ब्रिज के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? यस और नो? नो सर। ठीक है, एक सेकेंड। अंश नहीं सुना है, ठीक है, नो। किसी ने भी नहीं सुना है क्या? नो सर। ओके ओके ओके। ये स्ट्रक्चर्स, जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है टकोमा ब्रिज फेलियर का। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने शायद ये चीज सुना भी होगा, लेट सपोज कोई बिल्डिंग है, मैं एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, लेट सपोज ये कोई काफी हाई बिल्डिंग है, काफी ज्यादा इसका हाइट है, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपने डिजाइन करेगी, स्ट्रक्चर है ना। तो ऑब्वियसली बात है, लेट सपोज ये विंड्स है, तो ये जो विंड है बेसिकली ये एक तरीके से लोड है इसके ऊपर, एक्सटर्नल लोड। इसको डिजाइनिंग पार्ट में कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है,
इसको डिजाइनिंग में पार्ट में जब भी आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो विंड लोड को कंसीडर करोगे, यस और नो? यस सर। हाँ Yes. ठीक है, तो ये चीज है। अब जो टकोमा ब्रिज बेसिकली जो डिजाइन किया था ब्रिज था बेसिकली, वो उस वक्त विंड लोड को कंसीडर नहीं किया गया था। एंड आप देखोगे, शायद अगर आपने वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उस फेलियर जो है ना सिर्फ विंड लोड की वजह से क्या हो गया, वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। क्योंकि जब एक्सटर्नल लोड आया उसके अंदर वाइब्रेशन सेटअप प्रोड्यूस हुए, उस वाइब्रेशंस की वजह से वो कंटिन्यूअसली चलते रहे उसके अंदर वाइब्रेशन, एंड अल्टीमेटली वो फेल हो गया। ठीक है, तो उस वक्त विंड लोड कंसीडर नहीं किया गया था जब भी उसका ब्रिज का डिजाइनिंग हुआ था। तो हार्डली वो 4 to 6 मंथ ही चल पाया, उसके बाद जैसे ही उसमें विंड काफी तेज विंड आया वो फेल कर गया। तो वो बेसिक सी चीज है, हमें ये नोटिस करना होता है यार, जब भी कोई एक्सटर्नल लोड हमारे सिस्टम के ऊपर लगे तो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या वो विद इन गिवन परमिसिबल रेंज में है कि नहीं। अगर वो परमिसिबल रेंज से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो हमारी जो सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ को हैम्पर करने वाला है, फेलियर होने के चांसेस, और वो फेलियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि किस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो फेल कर जाए। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सी चीज है। तो आई थिंक आपको मैं अगर दिखाऊं यहां से एक, ठीक है, अगर मैं आपको यहां से डायरेक्टली दिखाता हूं, देखो आपने शायद नोटिस किया होगा, लेट्स सपोज एक सेकेंड, ठीक है, इसको लेट्स सपोज इसको ऐसा करते हैं भाई, सर मैंने चैट पे भेज दिया गूगल करके। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो ये अभी लेट्स सपोज अभी वर्क नहीं कर रहा, तो अब इसको मैं बाद में दिखा दूंगा। हाँ, क्या लिखा है, इट्स फर्स्ट ब्रिज ओपन इनटू ट्रैफिक, हाँ ये ठीक है। हाँ ये तो आपने, इसका वीडियो देखोगे ना आप, जैसे गूगल में सर्च करोगे ना टकोमा ब्रिज फेलियर, एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप देखना, आप रियलाइज करोगे कि वो जो लोड है ना बेसिकली उस लोड की वजह से कैसे उसमें वाइब्रेशन सेटअप हुए और वो इमीडिएटली कुछ ही टाइम में ही वो फेल हो गया। तो वही चीज है कि जब भी आप कोई डिजाइन कर रहे हो कोई भी सिस्टम, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल स्ट्रक्चर्स हो कुछ भी हो, जब भी एक्सटर्नल लोड आते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं कहीं उनका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा ना हो कि वो फेल कर जाए सिस्टम, इस बात को इंश्योर करना होता है, इस बात को हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो वही चीज है। आपने एक और चीज नोटिस करी होगी शायद, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं वो जितना टॉप फ्लोर में जाएगा ना उतना वो आगे ऊपर उनका एरिया बहुत रिड्यूस होता चले जाता है। जितना ज्यादा ऊपर टॉप तक जाएंगे उतना आप देखोगे उतना उनका वाइड एरिया नहीं होगा, वो बहुत स्मॉल कर देते हैं एरिया। ऑब्वियसली बात है, वो करने के पीछे क्या रीजन है यार, जब विंड, ऑब्वियसली बात है जब विंड ट्रेवल करेगी तो उसको एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे, और जितना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली आप देख रहे हो यहां से कितना मोमेंट प्रोड्यूस होने वाला है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगा उतना ज्यादा उसका हाइट होने वाला है। तो ऊपर जितना ज्यादा एरिया अवेलेबल होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट अवेलेबल होगा, तो उतना ज्यादा फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, तो डिजाइनिंग का पार्ट ही यही है कि आपके मिनिमम से मिनिमम फोर्स अप्लाई होने चाहिए, कितने भी स्पीड से एयर चल रहा हो। तो अगर मैं एरिया ही नहीं प्रोवाइड करूंगा तो डेफिनेटली आपका उतना फोर्स एक्सर्ट करेंगे नहीं, फोर्सेस एक्सर्ट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इसके अबाउट यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। ठीक है, अल्टीमेटली फेलियर आपका इस तरीके से होगा। फिर अगर आपने सफिशिएंट, देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एरिया कितना प्रोवाइड किया है। आपने एक और डिजाइनिंग का एक और पार्ट है, आपने देखा होगा जितना टॉप होता है ना वहां पे बीच में कई बार ऐसा करते थे, कुछ पोर्शन बीच में हॉलो पोर्शन छोड़ देते हैं ताकि आपका जस्ट एयर यहां से पास कर जाए, सिर्फ यहां से एयर पास होते हुए जा रही है, मतलब उसको एरिया प्रोवाइड नहीं हो रहा है। एरिया, क्योंकि एरिया प्रोवाइड होगा, एरिया कांटेक्ट प्रोवाइड होगा तो डेफिनेटली वहां पे फोर्सेस लगेंगे और वो फोर्सेस यहां पर मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल, तो उसकी वजह से फेलियर हो सकता है। तो बहुत सारे चीजें रीजंस है जिससे हम
देख सकते हैं कि यार ये चीजें हमें डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। और ये टकुमा ब्रिज फेलियर तो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ठीक है। एक बार इसको यूट्यूब में सर्च करना तो आपको जो वीडियो दिखेगा आप रियलाइज करोगे ये कितना, मतलब जो विंड की वजह से पूरा ही पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया कुछ ही मिनट में, ठीक है। तो वो चीज, वो छोटी छोटी चीजें जो केस स्टडीज होती है वो आप डिस्कस करा करो, मतलब पढ़ा करो, क्योंकि जब आप सिविल बैकग्राउंड से तो आपको पता होना चाहिए कहाँ स्ट्रक्चर्स किस किस पर्टिकुलर कंडीशंस में फेल हुए हैं, फिर देन वो चीजों को हमने अपने एनालिसिस में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो वाइब्रेशन बेसिकली या ऑसिलेशन में बोल सकता हूं क्या, रिपीटेशन ऑफ मोशन या फिर मोशन रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली ऑसिलेशन वाइब्रेशन ही है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब जब एनालिसिस करेंगे तो हम कुछ चीजों को, कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी है जहां पे कुछ मोशन सिंपली ऐसा हो रहा है, बट ये है जो केस जहां पे मोशन क्या है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहां से इधर जाएगा, फिर यहां से वापस जाएगा, फिर यहां से फिर दोबारा इधर की तरफ जाएगा, ये कंटिन्यूअसली मोशन को रिपीट करता चले जाएगा, ये चीज, ठीक है। तो चलो ये बेसिक चीज है। अच्छा, नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलना, जैसे हमने हेडिंग लिखा है, हेडिंग के बाद हमने वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या है, मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये चीजों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो कि हाँ यहां पे मोशन का रिपीटेशन हो रहा है, करेक्ट। इसको पिन प्रियंका, हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, जो ये आपका ES डिजिटल है उसको आप पिन करके रखोगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने वीडियो में पिन करोगे तो वो भी वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टकोमा ब्रिज, इसका वीडियो जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें डिस्कस करनी है, क्लियर। अच्छा, तो जब वाइब्रेशन में बोला मोशन रिपीट कर रहा है, ठीक है, या सिंपली इसको हम ना ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन, ये चीज भी हम जनरली बोलते हैं, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऐसा भी बोल सकता हूं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अब जब हम आगे आएंगे तो कुछ एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं, मतलब एक सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स की हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर सिस्टम का, ठीक है। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, वो चीजें, फिर एक छोटे छोटे सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिस्टम आपने डिस्कस कर लिए छोटे, फिर देन आप इजीली वही कंसेप्ट को आगे स्ट्रक्चर्स में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैंने बोला था, वॉशिंग मशीन आप जब भी टच करोगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं। इवन कोई ऑटोमोबाइल, इवन आपका कोई भी बाइक है, स्कूटी है, कुछ भी जब स्टार्ट होगी आप उसको जस्ट टच करोगे तो आपको फील होगा वाइब्रेशंस, ठीक है। ये चीज तो हमें ये डिस्कस करना है कि एक्चुअली में रीजन क्या है वाइब्रेशंस का, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाइब्रेशंस सेटअप मतलब जो हो रहे हैं सिस्टम के अंदर क्यों हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक जैसे एग्जांपल हमने देखा था ये वाला, सबसे पहले जो एग्जांपल था ये हमारा पेंडुलम वाला, कि ये एक पेंडुलम है आपका, ठीक है। अब इसको लेट सपोज मैं इधर, इस बॉल को जो भी मास है इसको मैं इधर डिस्टर्ब करके इधर लेकर आता हूं, लेट सपोज ऐसे, इस तरीके से। तो मैंने इसको डिस्टर्ब करा यहां पे एंड रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद ये दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा, ऑब्वियसली बात है। इसको मैं यहां से पकड़ के यहां तक लेकर आया, देन रिलीज करा, रिलीज किया तो दोबारा यहां पे मोशन स्टार्ट हो जाएगा और ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, करेक्ट। अब ये तो वन ऑफ द एग्जांपल्स हो गए। दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं, देखो दूसरा एग्जांपल ऐसा हो सकता है, लेट सपोज ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक मास कनेक्टेड है इसमें, ठीक है। अभी क्या है ना, स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशंस नहीं है, मैंने मास को होल्ड करके रखा है, मास को मैंने होल्ड करके रखा है, स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है और जो इनिशियल लेंथ था वही है एज इट इज, तो मास को मैंने होल्ड करके रखा है।
अब जैसे ही इस मास को मैं रिलीज करूंगा, इस मास को अगर मैं रिलीज करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ दिस मास ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो कंफर्म है कि ये स्प्रिंग जो मास है उसकी वजह से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ जाएगा। बट होगा क्या, अपने वेट की वजह से नीचे तो आया, बट बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्सेस जो इसके अंदर सेटअप हुए हैं वो इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। करेक्ट, आपने मास को इनिशियली होल्ड करके रखा था, ठीक है, मास होल्ड करके रखा है आपने, और इनिशियली स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, इनिशियली जो लेंथ है वही का वही है, अनडिफॉर्म्ड लेंथ। तो आपने इसको रिलीज किया मास को, जैसे आपने रिलीज करा छोड़ दिया तो मास नीचे आया बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट mg, नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग फोर्सेस इस मास को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। स्प्रिंग फोर्सेस ऑब्वियसली बात है, इस पे कुछ इस तरीके से फोर्स सेटअप होगा, उस फोर्स की वजह से मास ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, मास ऊपर की तरफ जाएगा। कहां तक जाएगा, कब तक जा सकता है, क्या पूरा ही कंप्रेस कर देगा क्या? मास डेफिनेटली यहां से ऊपर जाना है, बट कितना ऊपर जाएगा, कौन डिसाइड करेगा कि कितने लेंथ तक ऊपर जाएगा? बता सकते हो आप कि कितने लेंथ तक ऊपर जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ऊपर पहुंच जाएगा वो? एनर्जी से हो सकता है। हाँ, एनर्जी से कर सकते हैं, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी उसके ऊपर। बिल्कुल, हाँ, एनर्जी की आप बात सही कर रहे हो, बिकॉज क्या है, देखो आपने जैसे इसको रिलीज कर रहा, बिकॉज ऑफ इट्स मास पोटेंशियल एनर्जी आप बात कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे गया है, काइनेटिक एनर्जी सेटअप हुआ, काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखोगे जैसे आपने इसको रिलीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो ये मास नीचे की तरफ मूव करना चालू हुआ, ठीक है, एक पोजीशन होगा वो नीचे जाएगा। बट आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है जैसे मास नीचे जा रहा है, बट जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है, बट आपको ये दिख रहा है ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का भी तो डिफॉर्मेशन होता चले जाएगा, स्प्रिंग का भी डिफॉर्मेशन होता चले जाएगा जैसे जैसे मास नीचे जा रहा है। तो स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जा रही है, और बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मास दोबारा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, ठीक है। तो वो कन्वर्जन एज इट इज चलता रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक में, काइनेटिक का पोटेंशियल में, तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी चलता रहेगा। और आप एक चीज नोटिस करोगे, ये मोशन हमेशा एज इट इज चलता रहेगा जब तक एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। हाँ, अगर कोई मेथड या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे आप एनर्जी को डिसिपेट करा दो तो ये वाइब्रेशंस रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे इस केस में है, आपने इसको इनिशियली डिस्टर्ब करा, यहां पे रिलीज किया तो मोशन सेटअप हो चुका है, कंटिन्यूअसली मोशन चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, एज लॉन्ग एज कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस ऑफर कहां पे होगा, यहां पे बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑफर होगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो डेफिनेटली हमें पता है कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगा। सेम सिनेरियो यहां पे भी है, कोई तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हो, बिकॉज अगर एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वाइब्रेशन सेटअप हो जाएंगे। वाइब्रेशन बेसिकली क्या है, मोशन का ही रिपीटेशन, पहले मास नीचे गया फिर देन ऊपर आया, फिर नीचे देन ऊपर, ये एज इट इज चलता रहेगा। अच्छा, एक और दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर करें, लेट्स सपोज यही मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम है आपका इनिशियली, ठीक है, अगेन वही स्प्रिंग मास सिस्टम है, पहले तो वर्टिकली रखा था, अब हॉरिजॉन्टली रख दिया। अब क्या है, देखो इनिशियली स्प्रिंग के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, जो इनिशियल लेंथ है अनडिफॉर्म्ड वाली वही एज इट इज। अब क्या करता हूं मैं, इस पे फोर्स अप्लाई किया और इसको इधर लेकर गया, ध्यान से देखना इस बात को, जैसे ये है, ये मास आपका यहां पे, तो क्या किया हमने, जस्ट इस मास को इधर की तरफ लेकर गए, ऑब्वियसली बात है कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा इस मास पे मैंने, और इसको मैं इधर ले आया हूं। अब हुआ क्या, इनिशियली पोजीशन ये थी, अब पोजीशन चेंज करके यहां पे लेकर आ गए, ठीक है, इसका कनेक्शन इसके साथ है। अब ऑब्वियसली बात है यहां पे कुछ नहीं था, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशंस नहीं थे, कुछ भी स्प्रिंग फोर्स एक्ट नहीं करने वाला है, तो मैंने क्या करा, मास को यहां से यहां तक लेकर आ गया,
अब मैंने मास को यहां तक लेकर आया हूं और एज इट इज मैंने अभी इसको होल्ड करके रखा है। क्या कर रखा है? होल्ड करके रखा हुआ है। बट स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशंस आए उसकी वजह से होगा क्या? स्प्रिंग का भी इनिशियली कोई लेंथ में चेंजेस नहीं है, बट जब मैं मास को यहां लेकर आऊंगा तो लेंथ चेंज होगी। लेंथ चेंज मतलब इलोंगेशन हो रहा है स्प्रिंग का। इलोंगेशन मतलब जो डिफॉर्मेशंस आए हैं स्प्रिंग में, उसकी वजह से स्प्रिंग में होगा क्या? स्प्रिंग के अंदर कुछ स्टोर होने वाला है एनर्जी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी स्टोर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? अच्छा पहले बात बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि एनर्जी स्टोर होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? सिंपली आपने क्या करा, मास का पोजीशन चेंज किया। पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ स्प्रिंग में। स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन हुआ, इलोंगेशन हुआ बेसिकली, यहां पे बोल सकता हूं। तो मास को अभी होल्ड करके रखा है मैंने इस पोजीशन पे, ठीक है, अभी होल्ड करके रखा है इस पोजीशन पे। तो स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी में बोल सकता हूं जो कि स्टोर हुई है। अब एनर्जी स्टोर हुई है, वो चीज आपको रियलाइज तब होगी जैसे इस मास को मैं रिलीज करता हूं। ठीक है, आपको वो एनर्जी का इफेक्ट देखने को कब मिलेगा? जैसे इस मास को मैं रिलीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपको पता है, ये अंडरस्टूड है कि जैसे ही मैं इस मास को रिलीज करूंगा तो दोबारा मास वापस इधर जाएगा। करेक्ट ना? मास को मैंने अभी सर होल्ड किया था, रिलीज किया तो मास ऑब्वियस ही बात है इधर की तरफ जाएगा। क्यों गया वो? बेसिकली आपने फोर्स अप्लाई किया मास पे, वो इधर शिफ्ट करा, पोजीशन चेंज करी है। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, एनर्जी स्टोर हो रही। अच्छा, उसका इफेक्ट देखना है तो आपको मास को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज है एनर्जी स्टोरिंग। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो, पोजीशन चेंज कर दी मैंने, एनर्जी स्टोर हो रखी है अभी भी। तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है कौन? स्प्रिंग बेसिकली। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट इसको हम आगे बेसिकली यूज करेंगे पूरे वाइब्रेशन में। तो स्प्रिंग का एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, मतलब आप एक चीज नोटिस करो। अच्छा, इसकी जगह दूसरा केस हम करते हैं। इसी में क्या कर सकते हैं हम, देखो इसी में अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, ऐसा है, और मैं क्या कर रहा हूं, इस मास पे फोर्स लगा के इसको मैं इधर लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस करके मैंने फोर्स अप्लाई किया। सेकंड केस में क्या कर रहा हूं, मास पे फोर्स लगाया, इस मास पे फोर्स लगाया और इसे कंप्रेस किया यहां तक, और मास को भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, रिलीज नहीं किया है। तो मैं एक चीज जो बोल रहा हूं, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, एज अ स्प्रिंग एक्ट एज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। क्यों एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस की तरह है? तो मैंने कंप्रेस कर रखा है, मतलब मास को इधर की तरफ करा, पोजीशन इनिशियली ऐसी थी अनडिफॉर्म्ड वाली, वही सेम केस, अप्लाई किया फोर्स, इसको यहां तक लाया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है स्प्रिंग में क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, अभी मास को होल्ड कर रखा है। अब आपको अगर एनर्जी जो मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी स्टोर हुई है उसका इफेक्ट देखना है तो आप मास को रिलीज करोगे। मास को रिलीज किया तो आपको पता है डेफिनेटली मास विल मूव टुवर्ड्स राइट। बट वो मूव करा क्यों? बिकॉज जो हमने फोर्स लगा के इसकी पोजीशन चेंज करी है, वो एनर्जी स्टोर हुई है स्प्रिंग के अंदर। वो जो एनर्जी स्टोर हुई है उसी का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बेसिक सी चीज है ये मैकेनिक्स का पार्ट, कि एनर्जी स्टोर हुई है उसी का कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। जैसे ये केस था, मास को उठा के यहां पहुंचा दिया हमने, पोजीशन चेंज करी, बोला स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, आपने मास को अभी होल्ड करके रखा है, जैसे ही रिलीज करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होगा काइनेटिक एनर्जी में, एंड बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी मास मूव करेगा, पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, मास मूव करेगा, पीछे की तरफ आएगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्या मास यहां पे आकर अपनी इनिशियल पोजीशन पे रुक जाएगा, या उससे पहले रुक जाएगा, या उससे आगे चले जाएगा? तीन कंडीशंस पॉसिबिलिटी है यहां पे, क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? क्वेश्चन कि मास है, मास की पोजीशन आपने चेंज करी, यहां पे लेकर आए हो। ठीक है, तो मास की पोजीशन चेंज करी, आप मास यहां पे लेकर आए हो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है स्प्रिंग में। अब मैं मास को रिलीज कर रहा हूं, रिलीज करने के बाद मास क्या अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा, या उससे पहले रुक जाएगा, या उससे और आगे चले जाएगा?
आगे चला जाएगा सर। क्यों जाएगा आगे? सर क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं उसे अपोज करने के लिए, अरे तो नहीं, फ्रिक्शन है, बिल्कुल है फ्रिक्शन। सर डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी नहीं। हाँ सर डिपेंड करेगा फिर, अगर के एक्स की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा हुई तो वो मूव कर। अच्छा ठीक है, और आप बोल रहे हो के एक्स का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हुआ। तो वो मूव करेगा पीछे की साइड को। अच्छा, आप एक चीज नोटिस नहीं करी, जब आपने मास को यहां लेकर आए होंगे तो तब भी फ्रिक्शन रहा होगा, मतलब आपने फ्रिक्शन को ओवरकम करके तो यहां तक लेकर आए हो। तो वो तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ना, फिर छोड़ दिया ये उसे। हाँ, आपने छोड़ दिया, बिल्कुल करेक्ट, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, वही तो एनर्जी स्टोर हुई है। मैंने एक तरीके से वर्क किया है, वो वर्क ही तो स्टोर हुआ है स्प्रिंग के अंदर। अच्छा, हमने ऑलरेडी वर्क करा हाँ, है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। यस यस, ऑलरेडी हमने क्या वर्क किया है, वो वर्क किया है यहाँ पे। आपने वो जो वर्क किया वो स्टोर हुआ स्प्रिंग के अंदर। अब मैं जैसे रिलीज करूंगा मास आगे जाएगा आगे इससे। जाएगा। अब बता, एक चीज आप नोटिस करना, जब मास मोशन में आएगा ना, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। अच्छा, यहाँ पे अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ एक सेकंड। अभी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, अब पोटेंशियल एनर्जी का ही कन्वर्जन हो रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी में। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो मोशन में आ चुका है, मोशन में आने का मतलब अब वो बॉडी मोशन में। अब मोशन में मतलब इनर्शिया में बोल सकता हूं। इनर्शिया का मतलब रेस्ट कंडीशन से नहीं होता, ये एक गलतफहमी है। इनर्शिया का मतलब होता है जो उसकी स्टेट है। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी उस पर कन्वर्जन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, वो मोशन में आ चुका है। अब मोशन में आ चुका है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन, वो आगे तक जाएगा। लेकिन जैसे वो और आगे आगे चले जाएगा ना, तो स्प्रिंग क्या होगी यहाँ पे, कंप्रेस। और स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो अगेन उस पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो एक थोड़ा सा ही आगे जा सकता है, थोड़ा सा आगे जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग का होगा कंप्रेशन, और स्प्रिंग फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगे, तो ये दोबारा फिर वापस पीछे की तरफ। और ये चीज एज इट इज चलती रहेगी जब तक फ्रिक्शनल फोर्सेस उसके सिस्टम में से एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर देते टोटली। ठीक है, तब तक ये मोशन एज इट इज राइट लेफ्ट चलता रहेगा, जब तक टोटल एनर्जी जो सिस्टम के अंदर है वो डिसिपेट या खत्म नहीं हो जाती, तो तब तक मोशन चलता रहेगा। ठीक है, तो बॉडी आपकी यहां से यहां लाए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने के बाद कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ तो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन वो आगे चलता रहेगा जब तक कोई उसे रोके नहीं। फ्रिक्शन को तो ऑलरेडी वो ओवरकम कर चुका है इनिशियली। ठीक है, तो वो थोड़ा और आगे तक जाएगा। लेट सपोज वो यहां तक चले गए, बट यहां तक जाने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी होगी। स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस हो चुकी है। अब यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये दोबारा मास को इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। अब जब ये फिर दोबारा इधर की तरफ जाएगा, अगेन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर, फिर वो कन्वर्जन होगा काइनेटिक में। तो ये चीज पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में और काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में, ये चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एनर्जी अवेलेबल है। कोई भी वे या कोई भी तरीके से, किसी भी मेथड से अगर आपने एनर्जी एलिमिनेट कर दिया सिस्टम में, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन की वजह से एलिमिनेट होगा धीरे 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 करके, बट कुछ टाइम पीरियड में तक वो रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। क्योंकि जब भी आप मोशन कराओगे तो फ्रिक्शन कुछ ना कुछ एनर्जी को कंज्यूम करेगा, मतलब आपका कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ये बात समझ में आ रही है? कुछ फ्रिक्शन क्या करेगा, कुछ एनर्जी को क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। बिकॉज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन को तो ओवरकम करना पड़ेगा, तभी मोशन पॉसिबल है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में आपका एनर्जी यूज हो रहा है, तो जो गिवन एनर्जी अवेलेबल था वो रिड्यूस हुआ। अब ये ओवर द नंबर ऑफ साइकिल्स वो धीरे धीरे रिड्यूस होते होते खत्म हो जाएगा, और तब जाके आपका वाइब्रेशन एंड हो जाएगा। तो यहां से पता एक कंसेप्ट हमें क्या मिल रहा है, तो कोई तो सिस्टम एक ऐसा चीज होना चाहिए जो सिस्टम में से एनर्जी को रिमूव करे या डिसिपेट करे, धीरे धीरे एनर्जी को रिड्यूस करता चले जाए, सो दैट वो वाइब्रेशंस हो ही ना। ठीक है, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे नंबर ऑफ साइकिल्स में वो रिड्यूस होते चले जाए। तो यहां से हमें एक कंसेप्ट क्या मिल रहा है,
कोई भी एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, उसके कुछ 3 पार्ट्स होते हैं जो हम जनरली डिस्कस करते हैं। 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट तो ये है कि स्प्रिंग, स्प्रिंग एक पार्ट है, अभी इसको हम डिटेल में आगे लिखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक पार्ट है आपका स्प्रिंग, ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जहां पे एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। दूसरा है आपका मास, ऑब्वियसली बात है सिस्टम है तो कुछ मास होगा, एंड बिकॉज ऑफ द मास एक इनर्शिया फोर्स हमेशा रहने वाला है, एक इनर्शिया फोर्स हमेशा रहने वाला है, ठीक है। अगेन इनर्शिया इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, स्टेट, ठीक है, करेक्ट। एक स्प्रिंग हो गया, एक मास हो गया, और एक और चीज होता है हमारा डैम्पर, डैम्पर, ठीक है। ये 3 चीजें, इसको अभी हम लिखेंगे वैसे अलग से, बट इसको मैं जस्ट यहां पे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या क्या एक बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वाइब्रेटिंग सिस्टम में। तो स्प्रिंग एक चीज हो गया, मास हो गया, एक डैम्पर। अच्छा, डैम्पर बेसिकली क्या है? एग्जांपल आप देखोगे स्कूटी या बाइक्स में, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जहां आपका व्हील होता है वहां पे ना एक कॉइल होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की एक कॉइल होती है, बीच में आपने देखा होगा ऐसी रॉड होगी, उसके चारों तरफ कॉइल लगी होगी। जनरली आपने बाइक्स में देखा होगा, कार्स में भी देखा होगा, कॉइल दिखी होगी। जहां टायर होता है, टायर के जस्ट साथ में एक सस्पेंशन सिस्टम होता है कॉइल का। ये बात समझ में आई? ये चीज देखा होगा आपने, देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है सर। हाँ, तो उस कॉइल का पर्पस क्या होता है? झटके जो लगते हैं गड्ढों से वो कम हो जाए। झटके कम हो जाए ना, तो वो झटके कैसे हो रहे हैं वो? जॉब कर ले रहा है सर वो शायद। यस यस एग्जैक्टली, वो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। अब अगर वो उसने एनर्जी खुद एब्जॉर्ब ना करके आपको ट्रांसमिट किया होता ना, तो आप उस बाइक से थोड़ा सा ऊपर जा चुके होते, बाइक आगे जा चुकी होती, ठीक है। वो रियलाइज तब होता अगर वो कॉइल ना लगाओ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, वो कॉइल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस जो उसको मिला है, तो वो सिस्टम में जाके डायरेक्टली आपको ट्रांसमिट नहीं हो रहा, वो उस पार्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और वो एब्जॉर्ब करते धीरे 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 वो रिलीज हो जाएगा सिस्टम में से। तो वही चीज है, एनर्जी जो मिल रही है सिस्टम को, जो एनर्जीज आ रही है उसको अवॉइड करना है, मतलब उसको इलिमिनेट करना है, ठीक है, डिसिपेट करना है। डिसिपेशन तरीका कोई भी हो सकता है, डिसिपेशन के तरीके से आप उसको रिड्यूस करोगे अमाउंट ऑफ एनर्जी को, तो वाइब्रेशंस भी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 चीजें, एक तो इनर्शिया फोर्स हो गया, एक स्प्रिंग हो गया, एक डैम्पर हो गया। डैम्पर बेसिकली वो डिवाइस है जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है, जो एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है सिस्टम में से, क्योंकि एनर्जी ही मेन कॉज है, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल ये कन्वर्जन चलता रहेगा तो वाइब्रेशन चलता रहेगा, ठीक। ये एक बेसिक सी बात हमें समझनी है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है? देखो सिंपल, वाइब्रेशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो मोशन, जहां पे मोशन रिपीट हो रहा है। आप सबसे पहले तो ये समझोगे कि मोशन रिपीट हो रहा है कहीं, वो हमारा ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मोशन रिपीट हो रहा है तो कोई ना कोई एक मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जिसके अबाउट और रिपीट हो रहा है। जैसे ये है वो मीन पोजीशन, ये है वो एक मीन पोजीशन जिसके अबाउट मोशन रिपीट हो रहा है। ये वो एक मीन पोजीशन है जिसके अबाउट मोशन रिपीट कर रहा है, करेक्ट। तो कोई ना कोई एक मीन पोजीशन होगा जिसके अबाउट मोशन रिपीट करता चले जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने एक चीज देखी थी कि हाँ ये तो चलो, हाँ ये तो बिल्डिंग का था। नेक्स्ट कि ये वो चीज जैसा मैं बोला था, मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे भी कोई एक मीन पोजीशन बनेगा जिसके अबाउट आपको मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें हम डेरिवेशन भी देखेंगे कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। एक कोई एक मीन पोजीशन होगा यहाँ पे, लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीन पोजीशन, ठीक है। ये एक मीन पोजीशन है जिसके अबाउट मोशन चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, मतलब कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ मोशन रिपीट हो रहा है अबाउट द मीन पोजीशन।
तो ये बेसिकली वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है कि जब आप वाइब्रेशन की बात कर रहे हो या ऑसिलेशन मोशन की बात कर रहे हो, ये सिस्टम के अंदर आ क्यों रहे है क्या, वो हमने समझ लिया कि बेसिकली है क्या, रिपीटेशन ऑफ मोशन, वो हमने समझ लिया। बट ये आ क्यों रहे हैं सिस्टम के अंदर, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या रीजन है बेसिकली। अब आप देखोगे यार, जो सिस्टम्स होते हैं हमारे, जो सिस्टम है, लेट सपोज कोई भी सिस्टम है, लेट सपोज वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, आपका ब्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहां भी अनबैलेंसिंग है फोर्सेस की, फोर्सेस अगर प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं है तो फोर्सेस प्रेजेंट हो गए तो सिस्टम में कहीं ना कहीं मोशन होगा ही होगा, कहीं ना कहीं मोशन होगा ही होगा, और उस मोशन की वजह से वाइब्रेशंस का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस की वजह से मोशन सेटअप हो सकता है। दूसरा है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट फोर्सेस विद इन द सिस्टम, पॉसिबिलिटी है विद इन द सिस्टम ही आपका कुछ हो। कैसे, क्योंकि जैसे ये वाला केस है स्प्रिंग वाला पेंडुलम वाला केस, लेट सपोज ये जो केस था, ये जो केस है, इसमें क्या मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इसको डिस्टर्ब करके यहां पे रिलीज किया, तो फिर मोशन सेटअप होके वाइब्रेशन बन गया। तो ये फ्री वाइब्रेशन का पार्ट है। जनरली दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं वाइब्रेशन को, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन क्या, जहां पे मोशन अपने आप हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इनिशियली डिस्टरबेंस किया है, उसको एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलूंगा मैं। एक्सटर्नल फोर्स तब बोले जाएंगे जब कॉन्स्टेंटली आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा हो सिस्टम के ऊपर। यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पे तो आपने मास को क्या करा, थोड़ा सा स्लाइटली क्या करा, डिस्प्लेस किया, डिस्टरबेंस दिया उसको, फिर रिलीज कर दिया, उसके बाद कोई रोल नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस सिस्टम में। तो इस तरीके का जो वाइब्रेशन होगा वो फ्री वाइब्रेशन का पार्ट है। फोर्स वाइब्रेशन कौन से, जहां पे कॉन्स्टेंटली उस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहे हो, एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रखे होंगे वहां पे, तो हम उसको फोर्स वाइब्रेशन का पार्ट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, देखो एक केस यहां पे हम देखते हैं। ठीक है, अब एक केस है, देखो अगर मैं कंसीडर करूं, लेट सपोज कोई एक रॉड है, लेट्स इस तरीके से, एंड इस रॉड पे, ठीक है, इस तरीके से कुछ लेट सपोज विंड लोड ही कंसीडर कर लेते हैं, विंड लोड का कंसीडर करें। अब बिकॉज ऑफ दिस विंड लोड, इसका जो न्यू पोजीशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस विंड लोड ये इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगा, बट जैसे विंड लोड डिक्रीज होगा तो ये दोबारा इस तरीके की तरफ आएगा, है ना। और आप एक चीज नोटिस करोगे, बिकॉज ऑफ दिस पहले ये इधर गया फिर इधर आया, फिर इस तरीके से इसमें मोशन सेटअप हो जाएंगे। ये जो चीज है वर्टिकली बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल लोड, विंड लोड का मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, हो कुछ भी सकता है। ठीक है, मैंने एक लोड कंसीडर करा जिससे इसकी पोजीशन चेंज हुई इस तरीके से, एंड अगर उस लोड को फिर हटा दिया मैंने तो क्या होगा, ये दोबारा वापस आएगा पीछे की तरफ, अब वापस आया फिर दोबारा वापस, इस तरीके से मोशन सेटअप होते रहेंगे। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, एक चीज होता है इलास्टिसिटी, certain amount of elasticity will always be present in the material, certain amount of elasticity, and because of that elasticity क्या होगा, ये एक restoring forces produce करता है। restoring forces मतलब आपने इनिशियली सिस्टम की पोजीशन चेंज करी, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ द बॉडी या मटेरियल और द सिस्टम, क्या होने वाला है, वो अपनी पोजीशन को रीस्टोर करेगा। ठीक, अपनी पोजीशन को रीस्टोर करेगा बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, restoring forces, restoring forces will be there, restoring, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसका पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज होने से क्या हुआ, उसका कंडीशन बदला। अब बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम, रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगे। वो रीस्टोरिंग फोर्सेस उस बॉडी को डिफॉर्म्ड पोजीशन से, मतलब जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, दोबारा इनिशियल पोजीशन पे लाएंगे, और ये जो वापस आ रही है बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे, फिर दोबारा डिफॉर्मेशन की तरफ, फिर दोबारा इनिशियल पोजीशन की तरफ। ये एक तरीके से क्या रिपीटेशन ही तो है, ये चीज क्या है, रिपीटेशन। पहले ये इधर गया, फिर ये इधर आया, फिर इधर, फिर इधर।
तो ये चीज क्या है, रिपीटेशन है मोशन का, और यही रिपीटेशन किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी मशीन कंपोनेंट, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। ड्रास्टिकली मतलब एकदम से बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है। जहां भी मोशन का रिपीटेशन होता है क्या होगा, वो उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। अच्छा, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल की बात करूं मैं, लेट्स सपोज वायर आपने देखा होगा, मतलब एक जनरल सा एग्जांपल है कि कोई वायर है, उसको आप पहले इस तरीके से मतलब एक एंड की तरफ मोड़ो, फिर दूसरे एंड की तरफ मोड़ो, ठीक है। पहले आप उसको इनवर्ट बेंड करो, फिर आउटवर्ड बेंड करो, और इनवर्ट बेंडिंग आउटवर्ड बेंडिंग मतलब कंटिन्यूअसली आप मोशन उसका रिपीट करते जा रहे हो, तो आप देखोगे वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ये जो रिपीटेशन है मोशन का, ये स्ट्रेंथ को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। ड्रास्टिकली मतलब एकदम सडनली, और किस मोमेंट पर फेलियर होगा ये आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यार ये जो बिहेवियर है सिस्टम का अंडर वाइब्रेशन, इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, पूरे सब्जेक्ट का जो अप्रोच पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। पूरे सब्जेक्ट का वाइब्रेशन का एक ही एम है, एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही पर्पस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। क्यों नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना? यार कोई भी सिस्टम है उसका खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा हमेशा, ठीक है। उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्यों कैलकुलेट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी। देखो जैसे जो ब्रिज है ना, ब्रिज के ऊपर से कोई हैवी व्हीकल जा रहा है, ट्रक, बस, कुछ भी, तो वाइब्रेशन सेटअप होते हैं, वो वाइब्रेशंस हमें फील भी होते हैं। जब आप उस ब्रिज के ऊपर खड़े हो तो आपको फील भी होगा। एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल लोडिंग जो वाइब्रेशन सेटअप हुए, कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। अगर वो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो एक कंडीशन होती है जिसको हम नाम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस बेसिकली। तो क्या हुआ कि एक तो सिस्टम का खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अब उसमें लगा कोई एक एक्सटर्नल लोड, उसकी वजह से वाइब्रेशन सेटअप हुए और एक फ्रीक्वेंसी बना। अगर वो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो एक रेजोनेंस कंडीशन होती है। एंड रेजोनेंस कंडीशन क्या है? द सडन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सडन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वो रेजोनेंस कंडीशन बेसिकली ऐसा भी हो सकता है उस कंडीशन में आपका सिस्टम फेल कर जाए, ठीक है। तो वो एक चीज है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको पता है सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी समथिंग कुछ है, लेट सपोज कुछ भी XYZ, आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स लगा उसकी वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा। अगर वो कहीं मैच हो रहा है तो रेजोनेंस कंडीशन, तो मुझे पहले से पता है कि किस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेंस कंडीशन बनेगी, तो मेरे को ये चीज पहले से पता है। अब क्या होगा, जब भी आप सिस्टम डिजाइन करोगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि यार जो भी एक्सटर्नल लोडिंग है वो कहीं इतनी फ्रीक्वेंसी ना बना दे जो सिस्टम की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, क्योंकि ऐसा कंडीशन होगा तो रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा, और रेजोनेंस है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बहुत सडनली बढ़ जाता है। और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का बढ़ने का मतलब है कि सिस्टम कभी भी किसी भी टाइम पे फेल कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, आप जब इतने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि एक एक्सटर्नल लोड की वजह से वो कभी फेल हो जाए, ठीक है। तो वो सब सेफ्टी हम कंसीडर करके चलते हैं जब भी आप स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करते हो, ठीक है। तभी उसमें आप विंड लोड हो गया, नंबर ऑफ लोड्स, नंबर ऑफ सेफ्टी पैरामीटर्स कंसीडर करके चलते हैं। नंबर ऑफ सेफ्टी जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपको करना ही पड़ेगा। जब भी आप डिजाइनिंग करोगे आप सिंपली एज इट इज डिजाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये एक्सटर्नल लोड लग रहे, ये लोड लग रहा है, ये डेड लोड इस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, उसके लिए आपको बाकी सारे जो पैरामीटर्स है जो उस पे फोर्सेस लगा रहे हो, चाहे वो कैसे भी हो, कैसे भी कंडीशन, अर्थक्वेक, जब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो यार, क्योंकि आपको पता है अर्थक्वेक आएगा तो इतना डिग्री, इतने आपका एक स्केल पे अर्थक्वेक आता है, तो कितने फोर्सेस सेटअप हो सकते हैं, वो किस फोर्सेस से सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे कि यार वो उस फोर्स को भी बेयर कर जाए। तो बट आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा ना, जब आप स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो तो अर्थक्वेक की वजह से जो फोर्सेस सेटअप होंगे, वो फोर्सेस सिस्टम को किस कंडीशन पे लेकर जा सकते हैं, क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही वो सब चीजें आपको कंसीडर करके चलनी पड़ती है, ठीक। अब ठीक है, चलो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि इलास्टिसिटी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है।
वही रिस्टोरिंग फोर्सेस बॉडी को अपनी दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं, एंड फिर दोबारा वो दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, फिर दोबारा इनिशियली पोजीशन पे आ रहा है। तो ये जो पोजीशन पे आना जाना जो लगा हुआ है बेसिकली क्या है, ये रिपीटेशन ऑफ मोशन ही है, ठीक है। तो वही चीज हमें बेसिकली अवॉइड करनी है सिस्टम में, क्योंकि मोशन रिपीट होता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेंथ जो है उसको वो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डेफिनेशन, ठीक। नेक्स्ट इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी ये वाले जो केसेस हैं इसको हम पूरा डिराइव करेंगे, इसका जो इक्वेशन बनता है वो चीज, बट उससे पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट नोट कर लेते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो कुछ थ्योरी पार्ट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वाइब्रेशन आपने डेफिनेशन लिख लिया, ठीक है, वाइब्रेशन का आपने डेफिनेशन लिख लिया है ऑलरेडी, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन और रिपीटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी लिख लिया। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट लिखना, रीजन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, रीजन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, रीजन ऑफ वाइब्रेशन। इसमें एक दो पॉइंट लिख लेना, ठीक है। इसमें लिखना बिकॉज ऑफ इनहेरेंट फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट फोर्सेस, ठीक है। आप इसमें एक तरीके से ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ इनहेरेंट फोर्सेस, सेकंड बिकॉज ऑफ अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, ठीक है, करेक्ट। इनहेरेंट फोर्सेस मतलब जो सिस्टम में ऑलरेडी है प्रेजेंट, ठीक है, जो सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस वन ऑफ द रीजन हो सकता है जिससे क्या हो रहा है, क्योंकि सिस्टम अगर प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं है तो एक नेट फोर्स रहेगा, नेट फोर्स है तो वो कहीं ना कहीं मोशंस प्रोड्यूस कर सकता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा, रीजन ऑफ वाइब्रेशन लिख लिया। हमें इसमें जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है वो ये है कि यार वाइब्रेशन का जो क्लासिफिकेशन है, वाइब्रेशन का जो क्लासिफिकेशन देखिए, तो क्या करना है आपको, इसमें ये चीज लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो साथ साथ लिखते हुए चलो इसमें एक नोट कर लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसमें पॉइंट लिखना फर्स्ट फ्री वाइब्रेशन, इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट फ्री वाइब्रेशन, ठीक है, फ्री वाइब्रेशन। इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट व्हेन अ सिस्टम एग्जीक्यूट्स, ठीक है, इसमें डेफिनेशन साथ साथ लिखते हैं चलो। इसमें लिखना व्हेन अ सिस्टम एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन, when a system executes oscillatory motion under the action of forces, which are inherent in the system, ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में आगे कंटिन्यू करके लिखना we are not applying any external load, in case of free vibration, ठीक है, इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन। सेकंड लिखना, इसके बाद सेकंड फ्री वाइब्रेशन के बाद दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड लिखना फोर्स्ड वाइब्रेशन,
सेकंड लिखना फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। सेकंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसमें लिखना व्हेन द सिस्टम executes vibration under the action of external forces, ठीक है। इसी में आगे लिखना external forces may be due to unbalancing of forces, ठीक है, may be due to unbalancing of forces, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया हमारा फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। इसी के आगे ना एक और पॉइंट हम चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन, ठीक है। पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे वही केस, सिंपल पेंडुलम वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। ये आपका पेंडुलम है, मास m। अब आप देखोगे अगर इसका पोजीशन चेंज भी होता है ना, तो ये इसका पोजीशन है। अब अगर मुझे इसका न्यू पोजीशन डिफाइन करना है तो कोई एक कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है? कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ एक थीटा की हेल्प से मैं इसका न्यू पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं, सिर्फ ये एंगल थीटा की वजह से। जो एंगल थीटा है इससे एक नया पोजीशन डिफाइन किया जा सकता है बहुत इजीली। अब अगर लेट सपोज आपका ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से, इसमें एक मास ये कनेक्टेड है, दूसरा मास ये कनेक्टेड है, m1 m2, करेक्ट। अब इसको डिस्प्लेस किया, लेट सपोज दिस इज m1, दिस इज m2, तो ये एंगल बना आपका θ1, यहां पे एंगल बना θ2, करेक्ट। तो यहां पे दो पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट है, एक θ1 एंड सेकंड वन θ2। तो जब भी आप किसी सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हो तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वो क्या है? आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ एक सिंगल एंगल थीटा से पता चल रहा है, यहाँ पे दो एंगल्स की जरूरत है जो कंप्लीटली डिफाइन करेंगे इनकी पोजीशन को, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे दो हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1, सिंपल, ठीक है। ये चीज तो इसमें एक डेफिनेशन लिख लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है। एक डेफिनेशन लिख लेना, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, required to define the motion of the system, तो जितने नंबर ऑफ आपके पैरामीटर्स होंगे उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ एक ही पैरामीटर से काम चल गया, यहाँ 2 पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ना इसके बाद एक नोट करके पॉइंट लिखना, नोट करके
इसमें लिखना वाइब्रेशन आर द रिजल्ट ऑफ, वाइब्रेशंस आर द रिजल्ट ऑफ, नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके सेपरेटली एक पॉइंट नोट करना, इसमें लिखना वाइब्रेशन आर रिजल्ट ऑफ combined effect of inertia and elastic forces, inertia and elastic forces, inertia and elastic forces। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इनर्शिया बेसिकली हम क्यों वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि यार जो सिस्टम है, सिस्टम की जो कंडीशन है, एक्सटर्नल फोर्स लगे तो कुछ मोशन आया होगा, बिकॉज ऑफ इट्स मास वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको पीछे की तरफ कौन लेके जा रहा है? इलास्टिक फोर्सेस। बात समझ में आई? कोई सिस्टम है, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्सेस वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मास उसका जो भी है तो मोशन में सेटअप हो चुका है, मोशन कर रहा है, वो मोशन होने की वजह से क्या है, बिकॉज उसका मास है तो वो उसी कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा इनर्शिया की वजह से। अब बिकॉज ऑफ द इलास्टिक फोर्स है वो दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, तो मूव कर रहा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इनर्शिया फोर्सेस, बट दोबारा वो रिस्टोर कर रहा है अपनी कंडीशन को। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले आगे गया बिकॉज ऑफ द इनर्शिया फोर्सेस, बट दोबारा पीछे की तरफ आ रहा है बिकॉज ऑफ द इलास्टिक फोर्सेस, रीस्टोरिंग फोर्सेस। इलास्टिक फोर्सेस की जगह बेटर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमें समझना है। इसी में सेकंड पॉइंट लिखना, इसी में सेकंड पॉइंट लिखना, वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस डील विद, वाइब्रेशन डील विद oscillatory motion, deal with oscillatory motion, oscillatory motion of bodies and the forces, oscillatory motion of bodies and the forces associated with them, and the forces associated with them। ठीक है, and the forces associated with them। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है इसके बाद डैम्पिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसके बाद डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग क्या है बेसिकली? ठीक है, अभी हमने जस्ट लिखा था डैम्पर, एक वर्ड। डैम्पिंग बेसिकली प्रोसेस का नाम है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अगर एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ठीक है, उसको हम सिंपली डैम्पिंग बोल सकते हैं, या जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है अगेंस्ट द वाइब्रेशंस। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखना, इसमें लिखना इट इज द रेजिस्टेंस, इसमें लिखना इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन, इट इज द रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन, सिंपल। ठीक है, जो ऑसिलेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगा रहा है बेसिकली वो डैम्पिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डैम्पर इज अ डिवाइस, damper is a device which absorb the vibration, which absorb the vibration। ठीक है, which absorb the vibration। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट नोट करना है इसमें अलग से, नेक्स्ट एक और पॉइंट नोट करना, in a vibratory system, या ऐसे लिख लेना, a vibratory system includes, a vibratory system includes a device, includes a device for storing potential energy, a device for storing potential energy, device for storing potential energy, ब्रैकेट में लिख लेना स्प्रिंग,
ब्रैकेट में लिख लेना स्प्रिंग, ठीक है। फिर आगे लिखना कॉमा, कॉमा करके लिखना, आगे लिखना इसमें कॉमा करके अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग काइनेटिक एनर्जी, a device for storing kinetic energy, a device used for storing kinetic energy within brackets mass लिखना, within brackets mass, ठीक है। फिर आगे लिखना and a device, and लास्ट इसमें लिखना and a device for dissipating the energy, for dissipating the energy, and a device for dissipating the energy within brackets लिख लेना damper, within bracket लिख लेना damper, within brackets damper, ठीक है। तो डैम्पिंग बेसिकली प्रोसेस है, जो एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है वो क्या है, डैम्पिंग है। कहीं भी सिस्टम में एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी को आप रिमूव कर रहे हो सिस्टम में से, तो वो डैम्पिंग है। अच्छा, कौन करता है, डैम्पर करता है। डैम्पर बेसिकली वो डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट एक नाम दिया हमने डैम्पर। वो एक ऐसा डिवाइस है जो सिस्टम में से एनर्जी को डिसिपेट करा रहा है, सिस्टम में से एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। क्योंकि एनर्जी बाहर निकलेगी तो वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं, जो मोशंस हो रहे हैं बेसिकली वो नहीं होंगे, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस होते चले जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गया। अच्छा, यहां पे फिर नेक्स्ट इसमें एक हेडिंग लिखना, पार्ट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसमें स्प्रिंग, सेकंड मास, थर्ड है डैम्पर, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स है, स्प्रिंग, मास, डैम्पर। स्प्रिंग देखो जस्ट फॉर नोटेशन है, ऐसा नहीं है कि जब आप किसी सिस्टम का एनालिसिस करो कि उसके अंदर स्प्रिंग हो, ऐसा नहीं होता। आप कोई स्ट्रक्चर बनाया उसमें स्प्रिंग तोड़ना लगी है, बट स्प्रिंग हमने क्यों यूज करा, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर। सिस्टम में कुछ ना कुछ तो इलास्टिक नेचर होगा ना, उसका रिप्रेजेंटेशन हम स्प्रिंग की हेल्प से कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि सिस्टम में ही एक्चुअली में स्प्रिंग लगी है। आपका स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हो तो उसमें कोई स्प्रिंग थोड़ना है। स्प्रिंग जस्ट फॉर नोटेशन हमने यूज किया है कि वो एक इलास्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। फिर देन मास, फिर देन डैम्पर, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो जब हम एक सिंपल सिस्टम बनाएंगे वाइब्रेटरी सिस्टम, तो हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्प्रिंग, डैम्पर, दिस इज मास। तो ये कंप्लीट सिस्टम बनता है। अच्छा, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी एक दूसरे सिस्टम का, किसी दूसरे सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। सिस्टम को हम ऐसा नहीं ड्राइंग पूरी एक्चुअल बनाएंगे, सिस्टम में के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको कंसिडरेशन किया हमने, उन चीजों को कंसिडर किया। स्प्रिंग की हेल्प से हमने उसके अंदर का जो इलास्टिक नेचर है उसको कंसिडर कर लिया। डैम्पर बेसिकली वो डिवाइस या कोई सिस्टम के अंदर इनबिल्ड आपका डैम्पिंग सिस्टम हो सकता है, जो कि एनर्जी को डिसिपेट कर रहा होता है जब कभी भी मोशन सेटअप होता है। बाकी मास तो जो होगा उसका ऑलरेडी। तो एक बेसिक सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। अब हमारे सिलेबस में क्या पार्ट है, आपने हेडिंग देखा होगा, स्टार्टिंग में हमने हेडिंग में क्या लिखा था, अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशंस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब शायद आपको इस हेडिंग का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। पहली बात तो ये आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, कि आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम का सिर्फ एक ही ऐसा पैरामीटर, मतलब पूरे सिस्टम को आप एक ही पैरामीटर से डिफाइन कर रहे हो, मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका। दूसरा, अनडैम्ड सिस्टम। अनडैम्ड का मतलब है क्या, मतलब है नो डैम्पर,
या सिंपली ऐसा बोल दो नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग, कोई डैम्पिंग यूज नहीं कर रखी है। फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, एफ एक्सटर्नल इज 0। अब शायद आपको हेडिंग समझ में आ रहा होगा कि अनडैम्प्ड का मतलब है कोई भी डैम्पिंग नहीं है सिस्टम के अंदर, करेक्ट। फ्री वाइब्रेशंस क्या है, जहां सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, जहां 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, जहां आप सिंपली एक पैरामीटर की हेल्प से पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो, करेक्ट। तो ये कंप्लीट मीनिंग है पूरा जो टॉपिक हमें गिवन है सिलेबस में। और अभी हम डिराइव भी करेंगे कुछ चीजें, फॉर्मूला, कुछ एक सर्टेन इक्वेशन है मोशन की, वो हमें डिफाइन करनी है, डिराइव करनी है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो वो आपको समझना, बट कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज है, शायद वो आपके लिए नहीं हो, वो एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप इजीली कर लोगे। तो अनडैम्प्ड का मतलब है कि कोई डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग नहीं है मतलब कोई एक ऐसा तरीका नहीं है, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे एनर्जी डिसिपेट हो रही हो सिस्टम से, ऐसा नहीं है। फ्री वाइब्रेशन मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने सिस्टम को इनिशियली खुद डिस्टर्ब किया होगा, फिर आपने कोई डिस्टर्बेंस अप्लाई नहीं किया, फिर उसी डिस्टर्बेंस की वजह से वो सिस्टम कंटिन्यूअसली मोशन में है, फिर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक। तो ये सब चीज हमने डिस्कस की। तो अब देखो ये पार्ट हमने बोला था, हाँ पार्ट्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम ये हमें पढ़ना है, बट हाँ ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे आगे। बट आपको पता होना चाहिए डैम्पर क्या है, डैम्पिंग क्या है, अनडैम्प्ड बोला तो क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो ये पार्ट डिस्कस कर लिया। अच्छा इसमें मैं, चलो इसी में हम पहले स्प्रिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। देखो अब स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है अभी अनडिफॉर्म्ड लेंथ, करेक्ट, ये भी अनडिफॉर्म्ड है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना, क्या लिखा हमने यहाँ पे, ये अनडिफॉर्म्ड है, ये डिफॉर्म्ड है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि अभी आपने स्प्रिंग में कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं किया, तो वो एज इट इज जो उसका ओरिजिनल लेंथ है वही है, अनडिफॉर्म्ड। अब आपने क्या करा, इस पे फोर्स अप्लाई किया, आपने क्या करा, इस पे फोर्स अप्लाई किया और इसको डिफॉर्म किया। डिफॉर्मेशन मतलब इलोंगेशन हो रहा है इस केस में। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो किधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट। लेफ्ट लगेगा, यस यस। सर। अब जब लेफ्ट लगेगा तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपने बोला ये टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, कौन, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्प्रिंग का डायरेक्शन है, समझ में आ रही है बात, ये क्या है, दोनों अपोजिट हैं। स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्प्रिंग के जस्ट अपोजिट ही लगेगा, ये चीज आप याद रखना। ये तो आपका इलोंगेशन वाला केस हो गया। लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं दूसरा केस, ये तो हमारा केस ए हो गया। केस बी अगर मैं कंसीडर करूं, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है ना, तो ये हमारा हो गया कंप्रेशन, इस तरीके से। तो आप देखोगे यहां पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट, है ना। आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, बट स्प्रिंग का जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से,
करेक्ट। तो ये एक बेसिक सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब स्प्रिंग की बात हो रही है तो ये अनडिफॉर्म्ड लेंथ है। डिफॉर्मेशन किया है आपने, अच्छा जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन किया उसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगेगा हमेशा। अच्छा, ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है इसका वैल्यू हम किसके बराबर लिखते हैं? K into X, where K is stiffness, this is deflection or deformation. डिफॉर्मेशन बोलो या फिर आप डिफ्लेक्शन बोलो, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। करेक्ट। तो एक बेसिक नेचर ऑफ स्प्रिंग आपको पता होना चाहिए, इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। अनडिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड, अब वहां पे यहां पे बेसिकली इलॉन्गेशन हो रहा है, वहां बेसिकली कंप्रेशन हो रहा है। सर डन, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ जरा। ठीक है, अब बाकी किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, मोनिका, प्रियंका, मीनाक्षी, आपको किसी को कुछ भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एफएम के लिए कल एक बार आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको रजिस्टर करना होगा। सिमिलर प्रोसीजर है जैसे आपने अभी मैकेनिक्स के लिए करा था, तो उसको रजिस्टर कर लेना एक बार जरूर, ठीक है। कल शाम को 5:30 बजे एफएम का क्लास होगा। और नोटिफिकेशन में वेडनेसडे लिखा है। वेनेसडे लिखा है? यस नहीं नहीं, कल से होगा। चलो एक डे बार आप मैं, नोटिफिकेशन कब आया ये? अभी 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले आया है। हाँ, yes, मे भी शायद थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, चलो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ सर से, तब पता चल जाएगा। वैसे वेनेसडे अगर लिखा है तो फिर वेनेसडे ही होगा, ठीक है। और एफ जैसे ये ना, इसमें साथ साथ अब जैसे एफएम भी डिस्कस करेंगे तो आप ना साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। कुछ जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो मोस्टली मैं डिक्टेट कर दूंगा, वो आप डायरेक्टली नोट करते रहना, ठीक है। ओके सर। इसको तो खैर आपने नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट हम इसमें एक पॉइंट है जो नोट कर लेते हैं, इसका मीनिंग भी हम लिख लेते हैं, अनडैम्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन सिंपली मतलब ऐसा वाइब्रेशन जहां पे कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रही है, मतलब डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, सिंपल, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट कर लेना इसमें, सिंपल, if there is no dissipation of energy, if there is no dissipation of energy, ठीक है, if there is no dissipation of energy, तो वो क्या हो जाएगा? अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का पार्ट, ठीक है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। या फिर सिंपली अगर ऐसा कहीं मेंशन है विदाउट एनी डैम्पिंग तो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी लिख लेना है सिंपल की वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग, एक ही बात है, अलग अलग तरीके से लिखा, वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है इसमें डैम्प्ड वाइब्रेशन,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना डैम्ड वाइब्रेशन। ठीक है, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो व्हेन एनर्जी इज डिसिपेटेड और लॉस्ट ड्यूरिंग वाइब्रेशन। ठीक है, इसमें आप इस तरीके से लिख लेना व्हेन एनर्जी इज डिसिपेटेड और लॉस्ट ड्यूरिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो व्हेन एनर्जी इज डिसिपेटेड और लॉस्ट ड्यूरिंग वाइब्रेशन देन इट इज अ पार्ट ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन। ठीक, करेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लिया तो फिर देन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें नोट करनी है। ठीक है, है क्या सर? हो गया ना, डन लिख लिया है सबने? यस सर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लिखना सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन वाइब्रेशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन वाइब्रेशन। ठीक है, सबसे पहले लिखना है इसमें एम्पलीट्यूड। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, वो हम नोट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले इसमें लिख लेना एम्पलीट्यूड के लिए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है, नोट करना फर्स्ट पॉइंट एम्पलीट्यूड में द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of vibrating body from equilibrium position ठीक है, maximum displacement of vibrating body from equilibrium position। ठीक है, जो भी हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो सब इक्विलिब्रियम पोजीशन से देखेंगे। कहां से? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सेकंड लिखना पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट लिखना पीरियोडिक मोशन। सेकंड पॉइंट लिख लेना इसमें पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज पीरियोडिक मोशन। इसमें लिखना अ मोशन that repeats a motion that repeats after equal interval of time, ठीक है, periodic motion, a motion that repeats after equal interval of time is called periodic motion। थर्ड लिखना है इसमें frequency। नेक्स्ट लिखना फ्रीक्वेंसी। इसमें लिखना नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? It is expressed in terms of hertz। और 1 hertz equals to what? 1 cycle
पर सेकंड, ठीक है, 1 साइकिल पर सेकंड। करेक्ट। नेक्स्ट लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर जगह हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं आगे। ठीक है, इसमें लिखना पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, frequency of vibration as a result of, frequency of vibration as a result of free vibration, as a result of free vibration, as a result of free vibration। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट इसमें हमें कुछ इक्वेशन डिराइव करनी है बेसिकली। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अब एक सिंपल सा केस कंसिडर करेंगे जो हमने अभी स्टार्टिंग में भी देखा था। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग कनेक्टेड है मास के साथ कुछ, करेक्ट। ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है। इनिशियली इसको होल्ड करके रखा है, इसको क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है। या फिर आप ऐसा समझो, होल्ड भी नहीं करके रखा है, आप ये लेट सपोज ये समझ लो कि इसमें मास कनेक्टेड ही नहीं है। लेट सपोज आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मास कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये अभी इनिशियली आपका एज इट इज स्प्रिंग है। ठीक है, अब क्या है, अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग है, कुछ भी फोर्सेस नहीं लगे, सिंपल। अच्छा, स्प्रिंग को हम मासलेस कंसीडर कर लेते हैं अभी से, वरना आपके माइंड में आएगा कि स्प्रिंग का खुद का भी मास है, उसकी वजह से भी तो कुछ डिफॉर्मेशन आना चाहिए। स्प्रिंग इज अज्यूम टू बी मासलेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट। अब क्या करेंगे, स्प्रिंग में हम एक मास अटैच कर देते हैं। क्या करते हैं, एक मास अटैच करते हैं। ठीक है, मास अटैच किया तो ऑब्वियसली बात है नीचे आएगा, कुछ नीचे डिस्प्लेसमेंट होना है, कुछ तो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आ गया, स्प्रिंग में कुछ मोशन सेटअप हुए होंगे, फिर डेफिनेटली कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, मास नीचे आया होगा। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, स्प्रिंग में मास कनेक्ट किया तो कुछ नीचे डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार कितना मास, कितना डाउनवर्ड फोर्स है यहाँ पे, mg, करेक्ट। कितना डाउनवर्ड फोर्स है, mg, द वेट ऑफ द मास। और कौन इसको बैलेंस कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस करेगा। डेफिनेटली क्या होने वाला है, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है डेल्टा, बेसिकली इसको मैं डिफ्लेक्शन मान लेता हूं कि इनिशियली मास अटैच करने पे ये डेल्टा डिफ्लेक्ट करा। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मास अटैच करने पे क्या हुआ है, स्प्रिंग डेल्टा डिफ्लेक्ट हुआ है। डेल्टा डिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
ये क्या है, अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है। लेट सपोज मैं इसके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लेता हूं, इस तरीके से ये इसके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है। अब क्या है, आपको यहां पे एक चीज समझनी है, ठीक है। लेट सपोज मैं इसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन लिख लेता हूं, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, डेल्टा को हम ऐसे लिखेंगे, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो डाउनवर्ड फोर्स बराबर द अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज द स्प्रिंग फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो स्टैटिक कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या करेंगे हम, स्प्रिंग पे एक हल्का सा इनिशियली डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक हल्का सा फोर्स लगाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स लगाने के बाद छोड़ दोगे। ये बात समझ में आई। इनिशियली स्प्रिंग में कुछ भी अटैच नहीं था, मास अटैच किया, तो मास अटैच करने पे थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे आ गया तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इतना आके रुक गया। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन्ड है। हम क्या करेंगे, इसकी इस मास को डिस्टर्ब करेंगे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मास को आप डिस्टर्ब करते हो फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। लेट सपोज ये मास है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, दिस इज योर मास। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हमने करा है डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, लेट सपोज इस तरीके से, एक्स डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। अब इसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस तो कर रहे हो, डिस्प्लेस करने के बाद आपने क्या करा, छोड़ दिया, छोड़ा, डेफिनेटली ये क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे आपने इसको डिस्प्लेस किया और तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई तो क्या होगा, जैसे आपने उसको रिलीज करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन होगा काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा तो मास ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये क्या डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। और अब जैसे ही अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है तो स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। जैसे ही मास नीचे गया, नीचे जाकर आपने फोर्स हटा दिया, फोर्स हटाने के बाद क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मास ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, फिर और ऊपर गया। अब जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो अगेन स्प्रिंग लगाएगी डाउनवर्ड फोर्स, स्प्रिंग लगाएगी डाउनवर्ड फोर्स, तो फिर क्या होगा, अगेन उसका क्या होगा, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन एज इट इज कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। करेक्ट बात, इतना तो क्लियर है कि मास अटैच किया, स्टैटिक डिफ्लेक्शन आया, स्टैटिक डिफ्लेक्शन mg इक्वल्स टू k डेल्टा। अब यहाँ पे हम अगेन इसमें और क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं मास को। ठीक है, मैं इसको इधर यहाँ पे रख रहा हूं और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने दिखाया x। अब मुझे क्या है, इसके मोशन के लिए इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ अ मोशन, इक्वेशन ऑफ अ मोशन लिखनी है। तो मोशन है तो ऑब्वियसली बात है, न्यूटन सेकंड लॉ में डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ में अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे मैं इसका क्या लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने अप्लाई करा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ आपको अच्छे से याद होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इक्वल्स टू कौन सा फोर्स, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब जरा इस पे हम फोर्सेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो मास है, मास पे एक तो इसका डाउनवर्ड क्या है, mg, करेक्ट, और ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, देखो डेल्टा स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑलरेडी है, प्लस x और नीचे जा रहा है,
तो टोटल डिफ्लेक्शन विल बी डेल्टा प्लस एक्स, करेक्ट? टोटल डिफ्लेक्शन विल बी डेल्टा प्लस एक्स। क्लियर है इतनी चीज? पहले बताओ, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? mg डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है? ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? डेल्टा प्लस एक्स। डेल्टा ऑलरेडी स्टार्टिंग डिफ्लेक्शन में हो चुका है, एक्स आप और एक्स्ट्रा कर रहे हो, इसको और डिस्प्लेस करो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो टोटल स्प्रिंग फोर्स विल बी एफ के इंटू डेल्टा प्लस एक्स। पहले बताओ, यहां तक इक्वेशन क्लियर है सबको? यस सर। हाँ बिल्कुल। अब नेट फोर्स आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स विल बी, अच्छा किसी भी डायरेक्शन में लिखो। नेट फोर्स अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां पे देखो, इसको मैं यहां पे इस तरीके से, ठीक है? अब नेट फोर्सेस मैंने क्या लिखे? mg, ठीक है? mg माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, k इंटू डेल्टा प्लस एक्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ये x डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? वेलोसिटी। और इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, x इज योर डिस्प्लेसमेंट, x डॉट इज योर वेलोसिटी, x डबल डॉट इज योर एक्सेलरेशन, करेक्ट? तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन की जगह x डबल डॉट यूज कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो आप इसको अगर ओपन करते हो ब्रैकेट को, ठीक है, ठीक है, यहां पे हम बेसिकली वर्क कर रहे हैं इक्वेशन वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका mg माइनस k इंटू डेल्टा माइनस के एक्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को लिखा मैंने x डबल डॉट। अच्छा, अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे यार, mg इक्वल्स टू k डेल्टा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो ये mg और ये k डेल्टा विल बी कैंसल आउट, करेक्ट? तो फाइनली यहां पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी m x डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। और इसको मैं थोड़ा अगर बेटर वे में लिखूं तो इस तरीके से ऐसा लिख सकता हूं, x डबल डॉट प्लस k बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट? ठीक है, ये हमारे लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आती, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो क्या अप्लाई करा हमने? न्यूटन सेकंड लॉ ऑलरेडी हमें पता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? mg डाउनवर्ड, ऊपर स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, ये मत सोचना हमने क्या करा है, फोर्स लगा के तो डिस्प्लेस किया होगा ना, फोर्स लगा दिया, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात कर रहे हैं। फोर्स लगाया, मास को रिलीज किया, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि मोशन सेटअप के हम जब फ्री वाइब्रेशन की बात करते हैं तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते हैं। हाँ, आपने जरूर उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया है, डिस्टर्ब किया तो डेफिनेटली फोर्स लगाया होगा कुछ, तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट दिया इसको, फिर छोड़ दिया, उसके बाद की जो कंडीशन है, उसके बाद का जो मोशन होने वाला है, उसका एनालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका एनालिसिस हो रहा है, ठीक है? तो ये बात हमें समझ में आई। तो क्या होगा, अब नेट फोर्स आप देखोगे तो सिर्फ एक mg डाउनवर्ड्स और ऊपर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में, स्प्रिंग की जब बात करते हो, डेल्टा ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर चुका है, ये इतना पार्ट जो है ये ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर चुका है, ये ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर चुका है इतना पार्ट, ठीक है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इतना पार्ट ये ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर चुका है, तो डेल्टा डिफ्लेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब x डिस्प्लेसमेंट आपने और दिया, तो ऑब्वियसली बात है टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी डेल्टा प्लस एक्स, ठीक है? तो mg माइनस k डेल्टा प्लस इक्वल्स टू m इनटू एक्सेलरेशन, ये फाइनली इक्वेशन आती है। अब ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली x डबल डॉट क्या है यहाँ पे, इसको अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं x डबल डॉट प्लस k बाई एम, ठीक है? ये बेसिकली है d2x बाई डी
ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक, ये हमारा इक्वेशन बनता है। यहां से जब हम फाइनली रिजल्ट जो निकालते हैं वो रिजल्ट ये आता है कि भाई ये जो k बाई एम है इट इज इक्वल्स टू ओमेगा एन का स्क्वायर है, एंड दिस ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट k बाई एम। ठीक, एंड इसका यूनिट विल बी द रेडियन पर सेकेंड, दिस वन। ठीक, तो ये एक छोटी सी चीज है। अभी इसमें हम आगे और डेरिवेशन बोलने का मतलब इसमें और जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सब चीजें भी हमें देखनी है। बट सबसे पहले तो हमें ये चीज समझ में आना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हमने फाइंड आउट किया। ये मोस्ट बेसिक चीज है। हाँ, वो बात अलग है, डायरेक्टली अंडर रूट k बाई एम ही हम डायरेक्टली आगे फॉर्मूला यूज करेंगे, बट ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या था। पहले स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड, फिर आपने मास लगाया तो स्टैटिक कुछ डिफॉर्मेशन आया, फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद, डिस्टर्ब करने के बाद फिर छोड़ दिया। तो ये x बेसिकली क्या है, इनिशियल डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से फिर जो मोशन सेटअप हो रहे हैं। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या रहा है, कन्वर्जन हो रहा है एक एनर्जी का दूसरे फॉर्म में। हाँ, तो अगर एनर्जी को ही आपने सिस्टम में से रिमूव कर दिया तो चांसेस है कि आपका वाइब्रेशंस भी रिमूव हो जाए। तो वही हमें टोटली चीजें चेक करनी होती है। ठीक है, तो एक तो छोटा सा पार्ट था जो हमने डिस्कस किया, x डबल डॉट k बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें अभी हमें और आगे एक और चीज डिस्कस करनी है। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, क्योंकि ये चीज जो आपने देखी है ये तो रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका आएगा हर्ट्ज में, जो हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड हो गया, ये सब चीजें। स्प्रिंग के जो कॉम्बिनेशन हो गया, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये चीज हमें डिस्कस करना है। और डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में स्प्रिंग कनेक्टेड है सिस्टम के साथ, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि वाइब्रेशन सेटअप जो होंगे वो क्या होंगे। अच्छा, ये चीज हमने डिस्कस करी, और साथ साथ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, टॉर्जनल वाइब्रेशंस, ये भी एक चीज है जो हमें एक्स्ट्रा डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। कल हम इसी को आगे यहीं से इसी के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड इसी में सबसे पहले हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम जितने भी पैरामीटर्स बन सकते हैं, जितने पैरामीटर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे पैरामीटर्स को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। और जो गेट में क्वेश्चंस आए ना इस साल, इतने इजी एंड डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, बस दिक्कत ये कि उसका थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा ही लंबा लैंग्वेज दे रखा था। हाँ, लैंग्वेज एक बार समझ गए तो इक्वेशन जो क्वेश्चन सॉल्व है करना है सिंपली इसी फॉर्मूले से, बट आपको समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या है जो उन्होंने लैंग्वेज दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कल यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी तो उसी में हम पूरा कवर अप भी कर लेंगे, क्वेश्चंस भी कवर अप कर लेंगे, और जो प्रीवियस है इस साल गेट में क्वेश्चंस भी आए। ठीक है, तो इसको आज यहीं एंड करते हैं लेक्चर को। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको अगर अभी तक कुछ भी डाउट है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर जो हमने अभी तक डिस्कस किया तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, हाँ, बोलो बोलो। मैं कहा सर समझ आ गया। अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, बाकी मीनाक्षी, मोनिका, प्रियंका, आपको किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो जो कंडीशन है mg इक्वल्स टू डेल्टा k की, हाँ हाँ, यस। वो कंडीशन तो तब है ना जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था। हाँ बिल्कुल। तो फिर हमने इसमें कैंसिल क्यों कर दिया mg और यस, k? सुनो यस। अब एक चीज देखो, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg इक्वल्स टू k डेल्टा, ये ऑलवेज ट्रू है। बट हमने क्या करा, अभी ये इस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ हल्का सा इसको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने के बाद तो ये कंडीशन थोड़ी ना बदलेगी कभी, mg इक्वल्स टू k डेल्टा। आपने मास इनिशियली नहीं लगा था, मास लगाया, मास लगाने से कुछ स्टैटिक डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आने के बाद वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेंटेन्ड है। आप क्या कर रहे हो, बस मास को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो उसकी पोजीशन से। तो डिस्टर्ब करने से क्या होगा, मास को तो बैलेंस ऑलरेडी k डेल्टा कर ही रहा था। मास को तो ऑलरेडी जो मास का जो वेट मतलब वेट है
वो तो ऑलरेडी बैलेंस हो रहा था के डेल्टा से, बट आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, एक्स्ट्रा और फोर्स लगाया जो डिस्टर्बेंस के लिए, तो एक्स्ट्रा डेल्टा प्लस एक्स हो गया। ये चीज देख रहे हो आप, डेल्टा प्लस एक्स क्यों हुआ है? ये स्प्रिंग फोर्स, वैसे तो फिर आप ये देखोगे तो ये तो बैलेंसिंग नहीं हुआ ना, फिर तो यहाँ पे अनबैलेंस हो चुका है, अनबैलेंस है तभी तो मोशन है। mg इक्वल्स टू के डेल्टा, ये ऑलवेज ट्रू है। अब जब ये के डेल्टा प्लस एक्स है तो ये एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स किसके लिए है? कुछ स्प्रिंग फोर्स रहा, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका इफेक्ट के लिए आया है वो। ये बात समझ में आई? अभी तो mg के डेल्टा बराबर, कुछ मोशन नहीं है क्योंकि फोर्सेस बैलेंस है। इस कंडीशन में फोर्सेस बैलेंस नहीं है तभी तो मोशन देखने को मिल रहा है, नेट फोर्सेस प्रेजेंट है तभी मोशन देखने को मिल रहा है। हाँ, बट वो आपने फोर्स लगाया, डिस्टर्ब करा, उसको छोड़ दिया, mg के डेल्टा ही रहेगा हमेशा थ्रू आउट। चाहे आप फोर्स लगाते जाओ तो क्या होगा, बस डिफ्लेक्शंस बढ़ता चले जाएगा ना, और क्या। ये चीज क्लियर हुई मीनाक्षी आपको? यस सर। वो इसलिए कंफ्यूज मत करो, देखो ये आपका स्टैटिक कंडीशन है, ये डायनामिक कंडीशन है। डायनामिक कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन, नहीं नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम, डायनामिक कंडीशन में आप इक्विलिब्रियम कैसे अज्यूम कर सकते हो? सर ये mg और ks तो इक्विलिब्रियम कंडीशन। नहीं नहीं नहीं, आप ये समझ रहे हो, देखो ये स्टैटिक कंडीशन से हमें रिजल्ट मिला है, तो ये रिजल्ट तो ऑलवेज ट्रू होगा। जब देखो, जब मैं फोर्स लगा के इसको नीचे लेके आ रहा हूं तो वो फोर्स को एक्स्ट्रा कंपनसेट कौन कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स। जो एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन हुआ केएक्स, जो मैंने फोर्स लगाया होगा एक्स्ट्रा फोर्स, उसको कंपनसेशन कौन कर रहा है? उसको रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है? केएक्स। के डेल्टा तो जो है स्प्रिंग फोर्स, वो तो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। अब आपने जो फोर्स लगाया उसको रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है? जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुआ है के एक्स वाला, उससे जो स्प्रिंग फोर्स बनेगा वो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। किसको? जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है। बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स भी ना बोल के मैं सिंपली ऐसे बोलूं, जो डिस्टर्बेंस आपने प्रोवाइड किया, क्योंकि पूरा एनालिसिस तब हो रहा है जब आपने इनिशियली डिस्टर्ब करा एंड रिलीज कर दिया। ये बात समझना, ऐसा नहीं है कि मैं, अदरवाइज तो फिर मुझे यहाँ पे फोर्स को मेंशन करना चाहिए। ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेट सपोज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो विदाउट फोर्स तो होगा नहीं ना, तो फोर्स की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट मैं इस फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो मेरा एनालिसिस का पार्ट नहीं है। हमने सिर्फ फोर्स कुछ डिस्टर्ब किया एंड रिलीज किया, रिलीज करने के बाद एनालिसिस हो रहा है, और जब रिलीज कर दिया तो फिर आप उस फोर्स को कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, तो वो चीज है कि जब आपने इनिशियली ये चीज ऑब्जर्व करी mg के डेल्टा, ये चीज ट्रू रहेगी हमेशा, ये तो ट्रू रहना ही रहना है। ये ऐसा नहीं है कि आपका कंडीशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ डायनामिक है तो शायद ये चेंज हो जाए, नहीं नहीं, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो बैलेंस ही है हमेशा। चाहे अब मैं इसको डायनामिक कंडीशन में लेकर आऊं, चाहे कुछ लेकर आऊं, डायनामिक कंडीशन में हो क्या रहा है? ये एक्स्ट्रा के एक्स वाला इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है हमें बस। हाँ, अब अच्छा एक चीज है, अभी जैसे ये नीचे की तरफ है के एक्स आपने लिखा, अब यही मास दोबारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये मास पहले आपने डिस्प्लेसमेंट दिया नीचे और रिलीज किया, जब रिलीज करने के बाद ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, तो आपको क्या दिख रहा है कि x 0 हो चुका है, x 0 हो चुका है, तो स्प्रिंग फोर्स k डेल्टा mg बराबर, बट आपको यहां पे लगेगा कि फोर्स बैलेंस हो चुका है। फोर्स बैलेंस होने के बावजूद मास ऊपर क्यों जा रहा है? ये बात ट्रू है? हाँ, ये मास ऊपर क्यों जा रहा है? ये बात समझ रहे हो आप? जब ये मास नीचे से ऊपर जा रहा हो इस पोजीशन पे आने पे x 0, तो k डेल्टा mg बराबर, फोर्स तो बैलेंस हो गया, तो इसको यहीं रुक जाना चाहिए था, बट मास ऊपर गया बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इफेक्ट, क्योंकि जब उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी तो एक उसके अंदर इनर्शिया इफेक्ट प्रोड्यूस हुए, जिससे वो कंटिन्यू करना चाहेगा अपने मोशन को एज लॉन्ग एज उसको कोई रोके ना। ये बात सही है ना? क्योंकि मोशन को तो अपने कंटिन्यू कर, अपनी जो कंडीशन है मोशन की उसको कंटिन्यू रखेगा एज लॉन्ग एज कोई उसको रोके ना, कोई अपोज ना करे। अपोज कौन करेगा? जब स्प्रिंग का ऊपर फर्दर कंप्रेशन होगा वो उसको अपोज करेगा। तब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने पे उसको कोई अपोज नहीं कर रहा होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जब जाएगा ना तो स्प्रिंग अपोज कर रही होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन को आप दिमाग में रखो कि ये तो वैलिड ही है, ये चेंज कैसे हो सकती है? ठीक है, और कुछ? और कुछ डाउट है किसी को?
तो पूछ सकते हो, बाकी अरे बोलोगे तो पता चलेगा ना। नो सर। नो सर। No, sir. हाँ ये हुई बात। ठीक है, या फिर ऐसा देखो जनरली क्या होता है, जैसे आपको डाउट पूछना तो वह आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बट अगर आपको कुछ सिंपली यस और नो बोलना है तो चैट में लिख दिया करो। चैट में लिखने का ऑप्शन तो आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों के पास। हाँ सर, आ तो रहा है। हाँ तो वह जैसे कोई चीज मैं से पूछ रहा हूँ समझ में आ गया तो आप उसको डायरेक्टली यस लिख दो, अदरवाइज आपको बार बार माइक अनम्यूट म्यूट करके बोलना पड़ेगा। बेटर है कोई छोटी सी चीज है तो आप उसको यस और नो टाइप कर लिख सकते हो। बाकी जैसे डिस्कशन है वो तो हम रेगुलर डिस्कशन कर सकते हैं एज इट इज, ठीक है। बट वो टकोमा ब्रिज वाला चीज जरूर चेक करना आपको, वो आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो विंड का इफेक्ट बहुत ज्यादा था, ठीक है। बट एक्चुअली मैं नेट चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नेट चल नहीं रहा है यहाँ पे बिकॉज ठीक है, चेक कर लेना वैसे। मैं स्क्रीन शेयर करूं? क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। कह रही हूँ मैं स्क्रीन शेयर करके कर दूं वीडियो ऑन। स्क्रीन शेयर एक सेकेंड, हाँ रुको मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, रुको चलो। हाँ यहाँ से एक चीज हो सकती है, मैं क्रोम एक चीज, जस्ट अ वेट अ मिनट। आपको कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ ये हुई ना बात, ठीक है। दिस वीडियोस, सर दिस वन, यस सर देखिए। हाँ ये क्लिप आप देखोगे तो ये जस्ट इनॉग्रेशन का टाइम था कि उस वक्त ये इनॉग्रेट हो रहा है, इतना बड़ा ब्रिज था ये। यस अब ये देख रहे हो, अब ये मूवमेंट दिख रहा होगा आपको, ये वाली चीज यस ऑफ द विंड लोड वो उस वक्त उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, और ये रियल वीडियो है उस वक्त का, ये कैप्चर हो रखा है, ठीक है। तो ये सब ये वाइब्रेशन का इफेक्ट ही है पूरा उसमें, और ये कुछ टाइम तक चलता रहा इसमें वाइब्रेशन, एंड देन ये फाइनली कोलैप्स हो गया, गिर गया वो। क्योंकि एक चीज आप देखोगे हमेशा दो फोर्सेस का आपस में वो चल रहा है कंपटीशन, क्या एक तो इनर्शिया फोर्सेस जो एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बैलेंस कौन करने की कोशिश कर रहा है, इलास्टिक फोर्सेस, रीस्टोरिंग फोर्सेस। अब वही मोशन का उन दोनों की वजह से रिपीटेशन चल रहा है, तो ये फाइनली कोलैप्स हो गया था वहीं पर ही कुछ टाइम के बाद ही, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज, ये तो एक वन ऑफ द केस स्टडीज है ना। तो वो चीज है कि एक इनर्शिया फोर्स है जो मोशन सेटअप कर रहा है, दूसरा है आपका इलास्टिक फोर्स जो रिस्टोर कर रहा है अपनी पोजीशन को। आपकी कंडीशन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ इनर्शिया फोर्सेस, फिर इलास्टिक नेचर की वजह से वो दोबारा रिस्टोर हो रहा है। तो ये मोशन का जो प्रोसीजर है, जो रिपीटेशन है मोशन का, यही वाइब्रेशन का असली रीजन है, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ये वाली चीज फर्दर आगे, ठीक है। इसमें फिर देन एक फाइनली हमें वो टाइम पीरियड डिस्कस करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिस्कस करना है, एंड स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडिनल, टॉर्सनल वाइब्रेशन, ये सब, ठीक है। वो फिर हम ऐसे करेंगे, कल टाइम मैनेज कर लेंगे, जिस भी मोस्टली चांसेस है मॉर्निंग में ही होगा, क्योंकि शाम को 5:30 बजे आपका एफएम का क्लास है। तो परसों है सर, अभी नोटिफिकेशन आया, परसों से है हम बोल रहे अच्छा परसों से, तो ठीक है, तो फिर हम कल रख सकते हैं। कल हम ऐसा करते हैं मॉर्निंग में रखते हैं स्लॉट, है ना। यस सर मॉर्निंग में हैं। सब मॉर्निंग में हाँ बढ़िया मॉर्निंग रहेगा। में रखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। बाकी कल मॉर्निंग में रखते हैं स्लॉट, फिर उसके हिसाब से वेडनेसडे से आपका एफएम जो भी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके 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 ओके।